हेलो स्टूडेंट्स, हम इससे पहले थर्मोडायनेमिक्स में देख रहे थे प्रोसेस, टाइप ऑफ प्रोसेस में हम 3 टाइप के प्रोसेस देख चुके थे। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोबारिक प्रोसेस। 3 प्रोसेस हो चुका था, हम इसको स्टडी कर चुके थे। अगला चौथा प्रोसेस हम देखते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस होता क्या है कि अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो उस प्रोसेस के दौरान जो हीट है वो बिल्कुल कांस्टेंट बना हुआ है, इनिशियल से फाइनल स्टेट तक हीट कांस्टेंट बना हुआ है, तो इसको हम कह देते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई प्रोसेस जो है इनिशियल से फाइनल में जा रहा है तो उस दौरान हीट जो है ना तो ये एब्जॉर्ब करेगा ना तो ये रिलीज करेगा। ठीक है, जितना हीट यहाँ पे इनिशियल में था उतना हीट अगर फाइनल स्टेट में भी बना हुआ है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस कह सकते हैं। इसलिए मैं लिख दिया हूँ नो हीट चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस। इट मीन्स क्या होगा कि अगर मैं Q1 को इनिशियल हीट कहूँ और Q2 को फाइनल स्टेट का हीट कहूँ तो Q1 इज इक्वल टू Q2 रहेगा एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, पूरे रिएक्शन के दौरान या फिर पूरे प्रोसेस के दौरान Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2। ठीक है, ये अगर Q1 इज इक्वल टू Q2 है तो डेल Q क्या हो जाएगा, डेल Q मतलब फाइनल स्टेट का हीट माइनस इनिशियल स्टेट का हीट, तो Q2 माइनस Q1 हो जाएगा। अब Q1 की जगह पे Q2 लिख सकते हैं, तो Q2 माइनस Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो डेल Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमेशा आप इसको याद रखना, इस पॉइंट को, इस इक्वेशन को, कि डेल Q हमेशा क्या होगा, 0 होगा एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, यहाँ पे इसको डायग्राम में इसको समझाने की कोशिश किया हूँ कि इनिशियल में अगर Q1 है और फाइनल में अगर इसका जो हीट है वो Q2 हो जाता है सिस्टम का, तो हम क्या कहेंगे, डी Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ठीक है, हालांकि मैं इसको यहाँ पे Q1 से शो किया हूँ क्योंकि इनिशियल का है, इसको मैं Q2 से शो किया हूँ क्योंकि ये फाइनल है। ठीक है, तो यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू Q2 लिख दिया हूँ। इसका मतलब ये है कि इनिशियल में जो हीट है वो फाइनल स्टेट में भी वही हीट बना हुआ है। ठीक है, तो डेल Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसके लिए। अगला एक प्रोसेस देख लेते हैं हम, सॉरी ये 5वां प्रोसेस है। अगला एक प्रोसेस देख लेते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस किसे कहते हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज को सबसे पहले हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज में सबसे पहला तो हम देखते हैं कि ये जो है बाई डायरेक्शनल रिएक्शन के लिए होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी रिएक्शन अगर बाई डायरेक्शनल है, 2 डायरेक्शन में हो रहा है, जैसे ए से बी बन रहा है और बी से वापस फिर से क्या बन रहा है, ए बन रहा है, इस टाइप का कहीं पे रिएक्शन हो रहा है तो इसको हम क्या कह देंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन कह देंगे। ठीक है, रिएक्शन से प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट से वापस फिर से रिएक्टेंट बन गया, तो ये बाई डायरेक्शनल कहलाएगा। ठीक है, रिवर्सिबल कहलाएगा। अच्छा, दूसरा प्रॉपर्टी हम क्या कह रहे हैं, इनफाइनेटेशनली स्लो प्रोसेस हम कह रहे हैं, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम में ये जो है कंप्लीट होता है ये प्रोसेस। ठीक, अगला पॉइंट कह रहे हैं कंप्लीट इन इनफाइनाइट स्टेप, यानी कि इसमें कितने स्टेप्स होंगे ये हमको पता नहीं रहता है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, अनंत स्टेप। ठीक है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ कि कंप्लीट इन इनफाइनाइट स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स होने के बाद भी जो है ये रिएक्शन या फिर ये प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है, उसको हम रिवर्सिबल कहेंगे। अगला वर्क डन मैक्सिमम। ठीक है, यानी कि रिवर्सिबल पूरे प्रोसेस में जो हमारा वर्क मिलता है हमको या फिर जो वर्क होता है वो बहुत मैक्सिमम होता है, बहुत ज़्यादा वर्क होता है। ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा वर्क प्राप्त होता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल समझाने की कोशिश किया हूँ कि मैं एक रिवर्सिबल प्रोसेस करा रहा हूँ जिसमें ए से बी सिस्टम जो है, ए स्टेप से बी गया, बी से सी गया, सी से डी, डी से ई से एफ, स्टेप से बहुत सारे स्टेप्स आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ पे जो टोटल वर्क हमको मिलेगा, यानी कि ए से जो फाइनल स्टेट होगा इसका, तो ए से फाइनल स्टेट जाने के बाद जो हमको वर्क मिलेगा उसको मैं वर्क टोटल कहूँगा, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क इज इक्वल टू हम क्या कहेंगे, इस स्टेप में जितना वर्क हुआ वो प्लस इस स्टेप में जितना वर्क हुआ वो प्लस इसके आगे जो भी स्टेप में जितना वर्क हुआ उनको जोड़ते जाएंगे। ठीक है, यानी कि W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5 स्टेप से आगे जोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, W टोटल यानी कि वर्क टोटल इज इक्वल टू, टोटल वर्क इज इक्वल टू समेशन ऑफ W या फिर WI, स्मॉल w है, ध्यान रखना, ये W कैपिटल, ये W स्मॉल लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो टोटल वर्क यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स के वर्क का समेशन है, इसलिए बहुत ज़्यादा वर्क हमको मिलता है। ठीक है, इसमें हम इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला अपनाते हैं, इसके आगे जब कैलकुलेशन करेंगे वर्क वगैरह का रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए तो इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं, छोटे छोटे स्टेप्स में थोड़े थोड़े हमको वर्क मिल रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे अनंत स्टेप्स हैं, तो सबको एक साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लेंगे।
ठीक है, तो उसका आगे हम देखेंगे जब वर्क का कैलकुलेशन कर रहे होंगे तब। अब देखते हैं कि देयर इज एन इक्विलिब्रियम इन बिटवीन ईच एंड एवरी स्टेप्स। ठीक है, हर एक स्टेप्स के बीच में आपस में क्या होता है, इनका इक्विलिब्रियम बना हुआ होता है। जैसे ए से अगर मैं बी जा रहा हूँ, ठीक है, बी से वापस ए आ गया, फिर बी से आगे बढ़ रहे रिएक्शन सी की ओर, सी वापस लौट रहा है। इस टाइप से बहुत सारे स्टेप्स इधर हो रहे होंगे। तो यहाँ पे ए और बीच में, ए और बी में अगर देखें तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम बना रहेगा। बी और सी के बीच में अगर देखें तो एक इक्विलिब्रियम स्टेट यहाँ पे गेन हो जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम समझ रहे हो? इक्विलिब्रियम मतलब ये है कि रिएक्शन ना तो आगे बढ़ रहा है ना तो पीछे बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा होगा कि रिएक्शन जो है वहीं पे स्टॉप हो गया है। ठीक है, एक्चुअली में स्टॉप नहीं हुआ रहता, लेकिन इक्विलिब्रियम कहने का मतलब ये है कि ऐसा लगता है कि रिएक्शन जो है वहीं पे रुक गया हो। ठीक है, अगला क्या है, टू क्रिएट ए परफेक्ट रिवर्सिबल सिस्टम इज इम्पॉसिबल। यानी कि दुनिया में हम एक ऐसा रिवर्सिबल सिस्टम नहीं बना सकते जो प्योर हो। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ खामियां, कुछ ना कुछ कमियां होती ही है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, इरिवर्सिबल है, क्योंकि हम रिवर्सिबल तो बना नहीं सकते, इसलिए सारे प्रोसेस कैसे हैं, इरिवर्सिबल है। ठीक है, बस एग्जांपल एक दो के ले लेते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस को कैसे समझाया जा सकता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं भी देखता हूँ यहाँ पे, किस टाइप से एग्जांपल से उसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, मान ली बात, मैं यहाँ पे एक बेलन लिया हूँ, सिलेंडर लिया हूँ, और सिलेंडर को क्या कर दिया मैं, सिलेंडर एक पिस्टन लगा दिया है ना, फिक्शन लेस पिस्टन हम कहते हैं। पिस्टन मतलब क्या है कि यहाँ पे पिस्टन जो है प्रेशर डालता है। ठीक है, प्रेशर डालते हुए क्या करता है, कंप्रेस करता है, फिर इसको आगे पुश करेगा सिस्टम को, यहाँ पे गैस को आगे प्रेशराइज करेगा। ठीक है, तो पिस्टन का मतलब ये है प्रेशर डालना। ठीक है, तो एक पिस्टन यहाँ पे रखा हूँ, फिक्शन लेस पिस्टन। ठीक है, घर्षण रहित, घर्षण होता है तो इसका एक्टिविटी जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो घर्षण रहित यहाँ पे पिस्टन रखे हुए, फिक्शन लेस। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ फिक्शन लेस पिस्टन रखा हुआ है। ठीक, अब इस पिस्टन के ऊपर मैं अगर रेत का टुकड़ा डाल देता हूँ, बहुत सारे रेत के टुकड़े डाल देता हूँ मैं, लगभग मान लो बात एक बाल्टी में रेत का टुकड़ा डाल दिया। ठीक है, तो क्या होगा, अगर मैं एक बाल्टी रेत का टुकड़ा डाल दिया तो सीधी सी बात है इसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर पड़ेगा पिस्टन के ऊपर, और जब पिस्टन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है नीचे की ओर फोर्स अप्लाई करेगा, नीचे की ओर फोर्स अप्लाई करेगा तो ये नीचे की ओर बढ़ते जाएगा। ठीक है, नीचे की ओर बढ़ते जाएगा तो हो सकता है किसी कंडीशन में ये इस लेवल तक पहुंच जाए। ठीक है, सबसे पहले इनिशियल स्टेट इसका क्या था, ये इनिशियल स्टेट है जब हम नहीं डाले थे ये तब। ठीक है, अब जब डाल दिए रेत के टुकड़े बहुत सारे तो ये फाइनल स्टेट हो गया, और इसको मैं कह रहा हूँ फाइनल। ठीक है, फाइनल स्टेट कह रहा हूँ। तो अब ये मान के चलो कि ये वाला पिस्टन जो है यहाँ तक आ चुका है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको वापस हमको ऊपर ले जाना है, तो मैं ये बोल रहा हूँ मालिक बता आपको कि यहाँ से एक एक रेत का टुकड़ा निकालते जाओ। ठीक है, समझो बात, मैं क्या कह रहा हूँ कि पिस्टन के ऊपर एक बाल्टी रेत रखा हुआ है, एक बाल्टी रेत डाल दिए तो क्या हो गया, ये लेवल यहाँ से इनिशियल से लेवल 1 से लेवल 2 में चला आ गया। ठीक है, लेवल 1 से लेवल 2 में चला गया। ठीक, अगर लेवल 2 से हमको फिर से लेवल 1 में लाना है, लेकिन इसको ऐसा लाना है कि एक एक रेत को हटाते हुए लाना है, तो कैसा होगा, रेत के टुकड़े तो बहुत सारे होंगे, असंख्य होंगे। ठीक है, अरबों खरबों होंगे रेत के टुकड़े, तो उसको एक एक रेत को टुकड़े को आप उठाते जाओ तो क्या चेंजेस आएगा, एक रेत का टुकड़ा उठाएंगे तो क्या इसके लेवल में कुछ चेंजेस आएगा, क्या नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि रेत के टुकड़े का जो वेट है वो बहुत ही कम है, इतना कम है कि उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि रेत का टुकड़ा तो उठाए हैं, कम तो हुआ है रेत का टुकड़ा, वेट भी थोड़ा ना थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन उससे चेंजेस क्या हो रहा है, बिल्कुल जीरो, कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। यानी कि सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेशर वगैरह जो भी है, प्रेशर वॉल्यूम ये सारा कांस्टेंट बना हुआ है। ठीक है, एक स्टेप करने के बाद भी आप अगर अब क्या करिए, आप दूसरा स्टेप करिए, दूसरा स्टेप में फिर से एक रेत का टुकड़ा हटाइए, फिर से इसमें कोई भी चेंजेस नहीं दिखेगा आपको, तीसरा हटाइए, चौथा हटाइए, इस टाइप से हटाते जाओ रेत का टुकड़ा। हर एक रेत का टुकड़ा आप हटाओगे तो कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं दिखेगा, लेकिन बार बार इसको हटाते जाओगे तो हो सकता है कुछ बहुत साल बाद, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद क्या होगा, धीरे धीरे इसका लेवल जो है ऊपर की ओर बढ़ते जाएगा। ठीक है,
लेवल बढ़ते जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये धीरे धीरे स्टेप जो है कंप्लीट हो रहा है, आगे की ओर प्रोसेस हो रहा है। लेकिन इतना स्लो हो रहा है कि रेत का टुकड़ा हटा रहे हैं तो इतना स्लो हो रहा है कि इसको हम इनफाइनिटली स्लो कह सकते हैं, बहुत ही स्लो रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो रिवर्सिबल जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो रिएक्शन होते हैं, अनंत स्टेप्स में होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स में जरूरत पड़ती है। एक तो वर्क डन मैक्सिमम होता है, सीधी सी बात है, एक एक रेत को टुकड़ा को हटाने के लिए बहुत सारा हमको वर्क करना पड़ेगा, बहुत बार हमको रेत का टुकड़ा उठाना पड़ेगा, तो वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। ये भी हो गया। ठीक है, कंप्लीट इन इनफाइनाइट स्टेप्स हम कह रहे हैं, तो बहुत सारे स्टेप, सीधी सी बात है, एक एक रेत का टुकड़ा हटाओगे वो एक स्टेप हुआ, तो जितना सारा रेत का टुकड़ा हटाओ उतने स्टेप्स हुए, तो सीधी सी बात है असंख्य रेत के टुकड़े हैं तो असंख्य स्टेप्स होंगे। ठीक है, तो ये तरीके होंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम बना रहता है हर एक स्टेप के बीच में। वही बोला कि लेवल जो है हमको पता नहीं चलता है ऊपर हो रहा है करके, लेकिन लेवल ऊपर तो हो रहा होगा क्योंकि रेत का टुकड़ा हम हटाते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको हम समझा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस के प्रॉपर्टीज जितने भी सारे थे उसको हम देख चुके हैं और समझ चुके हैं। तो अब देखते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस के सारे प्रॉपर्टीज का उल्टा यहाँ पे होगा। ठीक, तो देखें, इससे पहले हम देख रहे थे रिवर्सिबल में स्टेप्स जो हो रहा था वो बाई डायरेक्शनल हो रहा था, यहाँ पे कैसा हो जाएगा, यूनि डायरेक्शनल हो जाएगा, यानी कि ए से बी बनेगा लेकिन बी से वापस ए नहीं बनेगा, या फिर हम कह सकते हैं बी से ए बनेगा लेकिन ए से बी नहीं बनेगा। किसी भी एक डायरेक्शन में रिएक्शन होगा, या तो फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में होगा, तो इसको हम कहेंगे यूनि डायरेक्शनल प्रोसेस होता है। ठीक है, दूसरा हम कह रहे हैं कंप्लीट इन फाइनाइट स्टेप्स। फाइनाइट स्टेप्स मतलब कुछ निश्चित पदों में ये अभिक्रिया जो है हो रहा होगा, ये प्रोसेस जो है हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि हो सकता है एक ही स्टेप में हो जाए, या तो हो सकता है 2 स्टेप में हो, या तो हो सकता है 3 स्टेप में हो, यानी कि इसके कितने स्टेप में ये कंप्लीट होगा ये फिक्स रहता है। ठीक है, बहुत सारे स्टेप्स की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, कुछ ही स्टेप में ये खत्म हो जाते हैं। अगला, कुछ ही स्टेप्स में खत्म हो जाना मतलब सीधी सी बात है कैसा होगा, फास्ट होगा। ये प्रोसेस जो है फास्ट होता है, यानी कि जल्दी होने वाला प्रोसेस, ये सारे क्या आ जाएंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएंगे। ठीक है, अगला है क्या है, वर्क डन मिनिमम, यानी कि इसमें कम स्टेप्स की जरूरत पड़ रही है, पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए स्टेप की संख्या क्या है, कम है, फ्यू स्टेप्स है, फिनिट स्टेप्स है। तो सीधी सी बात है यहाँ पे इस वर्क डन में क्या होगा, मिनिमम से मिनिमम होगा। ठीक है, बहुत ही कम स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, इसलिए कम से कम हमको वर्क करना पड़ता है, या फिर कम से कम हमको वर्क प्राप्त होता है सिस्टम से। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम टेक प्लेस, यानी कि जो थर्मोडायनेमिक हमारा पैरामीटर्स है, यानी कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, इसमें कुछ ना कुछ हमेशा चेंज होता रहेगा, यानी कि हर एक स्टेप में यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम जो है ये चेंज होता जाएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं रहता है, हमेशा चेंज होते रहता है। ठीक है, अगला हम कह रहे हैं एवरी चेंज ऑफ यूनिवर्स इज इरिवर्सिबल। ठीक है, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी परिवर्तन हो रहा है, वो सारे के सारे चेंजेस कैसे हैं, इरिवर्सिबल हो रहे हैं। ठीक है, मतलब दुनिया में ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं है जो कि रिवर्सिबल हो, इसलिए हम इससे पहले कह रहे थे कि रिवर्सिबल प्रोसेस बनाना, यानी कि प्योरली रिवर्सिबल प्रोसेस बनाना इम्पॉसिबल होता है। ठीक, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के कुछ जो हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल लिया हूँ मैं। सबसे पहले जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, एक पेपर को आप क्या करो, माचिस लगा के इसको क्या कर दो, जला दो, तो जला देने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, राख में कन्वर्ट हो जाएगा। राख से फिर वो तो पेपर में नहीं बदल जाता, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। पेपर से राख बन रहा है लेकिन राख से पेपर वापस नहीं बना सकते। दूसरा हम क्या कह रहे हैं, बर्निंग ऑफ वुड, एक लकड़ी को आप जलाओ, लकड़ी जला दोगे तो वो क्या बन जाएगा, कोयला बन जाएगा। कोयला से फिर लकड़ी तो नहीं बना सकते हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। अगर रिपनिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है, एक फल का पकना, फल का पकना भी क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। फल पक के क्या हो जाता है, खाने योग्य हो जाता है, उसको फिर से तो हम कच्चे फल में नहीं बदल सकते, उसको फिर से कली में नहीं बदल सकते हैं, फूल में नहीं बदल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, रिपनिंग ऑफ ए फ्रूट, एक फल का पकना। इसमें ऐसे बहुत सारे आप एग्जांपल अपने डेली लाइफ में ले सकते हैं। जैसे किसी चावल को पका रहे हो आप, चावल पकाने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है राइस में, ठीक है, मतलब खाने के भात में कन्वर्ट हो जा रहा है, उसको आप फिर से वापस तो नहीं कन्वर्ट कर सकते राइस में। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डेली लाइफ में इरिवर्सिबल हो रही हैं। इनफैक्ट जितने भी सारी चीज़ें हो रही हैं, प्रोसेस हो रही हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, इरिवर्सिबल हैं। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं कुछ एक प्रोसेस है। ये 6 प्रोसेस जो है वो इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ हटके अगर हम कुछ प्रोसेस को हम पढ़ेंगे तो उसमें से पहला प्रोसेस हम देख लेते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है,
तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता क्या है कि इन विच हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन या फिर प्रोसेस, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जिसमें रिएक्शन के दौरान या प्रोसेस के दौरान हीट रिलीज हो रही है, यानी कि सिस्टम से सराउंडिंग को हीट प्राप्त हो रहा है, हमको हीट मिल रही है, तो उसको हम क्या कह देंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कह देंगे। अच्छा, ऐसे प्रोसेस में क्या होगा, डेल एच जो है निगेटिव होगा हमेशा, ठीक है। डेल एच क्या हो जाएगा, निगेटिव। डेल एच को हम पढ़ेंगे, ये जो है एंथैल्पी चेंज है, एक टाइप का एनर्जी चेंज को हम एंथैल्पी चेंज कहते हैं। इसको आगे के हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी तो स्टार्टिंग है थर्मोडायनेमिक्स का, तो डेल एच को आगे स्टडी करेंगे हम, ठीक है। तो डेल एच हमेशा निगेटिव होगा। जैसे एक एग्जांपल देख लो, मान लो बाद मैं कह रहा हूँ एक कंपाउंड ए और कंपाउंड बी, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, और रिएक्शन करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, प्रोडक्ट सी और डी में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट सी और डी में कन्वर्ट होने के बाद इसमें से कुछ हीट रिलीज होती है, तो इसको हम क्या कह देंगे, ऐसे प्रोसेस को हम कह देंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस, या ऐसे रिएक्शन को हम कह देंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए हीट, क्योंकि ये हमारा सिस्टम है, ठीक है, ये किसी न किसी बीकर में ये रिएक्शन हो रहा होगा, या फिर किसी टेस्ट ट्यूब में हो रहा होगा ये रिएक्शन, तो वो टेस्ट ट्यूब या फिर वो बीकर हमारा क्या है, एक सिस्टम है। उस सिस्टम से इतनी एनर्जी निकल रही है बाहर सराउंडिंग में, वो वेस्ट हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम से हीट जो है, एनर्जी जो है बाहर निकल रही है, यानी कि सिस्टम के पास एनर्जी की कमी हो रही है। कमी मतलब क्या, माइनस हो रहा है एनर्जी, तो सिस्टम की एनर्जी माइनस हो रही है, इसलिए इसको हम डेल एच को क्या बोलेंगे, निगेटिव हो रहा है बोलेंगे, ठीक है। इसको डायग्राम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे ए और बी इस कंडीशन में है, ठीक है, ए और बी की एनर्जी इतनी है, इसको हम H1 से शो किए हैं, इसकी एनर्जी को, ठीक है, एंथैल्पी 1 से शो किए हैं। अब ये क्या होता है, कुछ हीट गेन करता है, मतलब कुछ जो है ऊर्जा लेता है, ऊर्जा अवशोषित करने के बाद ये ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एक प्रकार का उच्चतर ऊर्जा अवस्था होता है, यानी कि हायर एनर्जी स्टेट होता है, उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, मान के चलिए ए और बी का, जब ये जुड़ने लगते हैं, रिएक्शन करने लगते हैं, तो अपने स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये जो है एनर्जी रिलीज करने लगता है अब, यानी कि एनर्जी इससे पहले क्या किया था, एब्जॉर्ब किया था, अब एनर्जी जो है रिलीज करने लगेगा। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ ABS, एब्जॉर्ब, यहाँ पे एनर्जी रिलीज, ठीक है, एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है कि ये प्रोडक्ट सी और डी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये जो है एनर्जी इसकी ज्यादा है और बी की, जबकि सी और डी की एनर्जी क्या है, कम है। देख सकते हैं ऊपर की ओर जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रहा है, यहाँ पे मान लीजिए बात 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है किलो कैलोरी, यहाँ 40 किलो कैलोरी, ऐसे एनर्जी जो है ये बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी और डी की एनर्जी क्या है, कम है, लेकिन ये फाइनल स्टेट है, इसलिए इसको हम H2 से शो किए हैं। ये इनिशियल स्टेट है, इसलिए इसको H1 से शो किए हैं, स्टेट फर्स्ट और स्टेट सेकेंड, ठीक है। ये मत समझना कि H2 लिखा हो तो इसका मतलब है एनर्जी ज़्यादा है, ऐसा नहीं, ठीक है। हमको शो किया, स्टेट को शो किया, स्टेट फर्स्ट है, स्टेट सेकेंड है, इसलिए यहाँ वाले को H1, यहाँ वाले को H2 कह रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एनर्जी चेंज कितना हुआ, ए बी जो है ये सी और डी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस कन्वर्जन के दौरान कितनी एनर्जी चेंज हुआ उसको हम कैसे पता करेंगे, उसको हम डेल एच से शो करेंगे, और क्या बोलेंगे कि H2 माइनस H1 हम कर दिए, ठीक है, कि इसकी एनर्जी में इसकी एनर्जी को घटा दो, हमको मिल जाएगा कितनी एनर्जी चेंज हुआ। अच्छा, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो कम को हम ज़्यादा में घटा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये H1 वैल्यू ज़्यादा है, H2 वैल्यू कम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा क्या होगा, डेल एच इज इक्वल टू निगेटिव होगा। और कितनी एनर्जी निकल रही है बताओ, इतनी एनर्जी जो है इस रिएक्शन के दौरान बाहर निकल जा रहा है सिस्टम से, ठीक है, सिस्टम से इतनी एनर्जी बाहर निकल गया, तो इस टाइप से ये क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ठीक, अब हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस का एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हम ले रहे हैं NaOH plus HCl इज इक्वल टू NaCl plus H2O plus हीट, यानी कि NaOH में आप HCl मिला दो तो क्या करेगा, बीकर जो है थोड़ा सा हीट हो जाएगा, ठीक है, बीकर को आप छोड़ोगे तो गर्म लगेगा, यानी कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब कोई सा भी स्ट्रॉन्ग बेस लो, स्ट्रॉन्ग बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ आप रिएक्शन कराओ, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, तो यहाँ पे हीट जो है वो रिलीज होता ही होता है, ठीक है। कोई सा भी स्ट्रॉन्ग बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ आप रिएक्शन करा दो, यहाँ पे हीट जो है रिलीज होता है, ठीक है, वो जो बीकर में रिएक्शन हो रहा होता है वो गर्म हो जाता है। अगला हम प्रोसेस देख लेते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस या एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो भी है रिएक्शन या प्रोसेस, चलो प्रोसेस लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम क्या कह रहे हैं, इन विच इस पे क्या बोल रहे थे कि जिसपे
हीट जो है रिलीज होता है, ऐसा रिएक्शन जिससे हीट रिलीज होता है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऐसा रिएक्शन जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगा, इन विच प्रोसेस इन विच हीट एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, यानी क्या कह सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें रिएक्शन के दौरान हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो, यानी कि बाहर से सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि ए प्लस बी इन दोनों का मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, तो ए प्लस बी रिएक्शन होने के लिए क्या होगा, कुछ मात्रा में एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करेंगे बाहर से, यानी कि इसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है रिएक्शन करने के लिए, तो क्या करेंगे, कुछ एनर्जी है ये बाहर से एब्जॉर्ब करेंगे सराउंडिंग से, और क्या करेंगे, इसको रिएक्शन करेंगे आपस में, और फिर ये कन्वर्ट हो जाएंगे सी प्लस डी यानी कि प्रोडक्ट में। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हो, या फिर एक तरीका और देखो दूसरा इसको लिखने का, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, लेकिन यहाँ पे माइनस के साथ क्या करना पड़ेगा, हीट को लिखना पड़ेगा। ठीक, इसका मतलब यह है कि ए और बी बन रहा, ए और बी रिएक्शन कर रहे हैं, उसके साथ सी और डी प्रोडक्ट बन रहा है, और कुछ मात्रा में हीट जो है यहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है पूरे रिएक्शन में। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है, यहाँ पे ए और बी रिएक्शन कर रहे हैं तो हीट उसके साथ यूज कर रहे हैं। ठीक है, और सी और डी बन जा रहे हैं, यहाँ पे कोई भी हीट जो है रिलीज नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे जरूरत तो पड़ रहा है ए और बी को रिएक्शन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे रिलीज नहीं हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा भी यहाँ पे हीट रिलीज नहीं हो रहा है। यहाँ भी ए और बी रिएक्शन करने के लिए हीट जरूरत पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर दिए हैं, माइनस कर दिए हैं। ठीक है, तो इतनी हीट यहाँ पे जरूरत पड़ रहा है, लेकिन हीट जो है रिलीज यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो ये दोनों तरीके से आप दिखा सकते हैं एंडोथर्मिक को। इसको भी वैसे आप लिख सकते थे, अगर हीट को आप इधर दिखाओगे तो माइनस कर दोगे इसमें। ठीक है, प्रोडक्ट तरफ दिखा रहे हैं तो प्लस कर दिए, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, हमेशा आप क्या करना, प्रोडक्ट तरफ दिखाया करना, ये ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, एंडोथर्मिक को हम डायग्राम से समझ लेते हैं। डायग्राम हम ये कह रहे थे कि एनर्जी जो है ऊपर की ओर जा रहा है तो एनर्जी बढ़ रही है, इधर की ओर जा रहे हैं तो रिएक्शन बढ़ रहा है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट कह देते हैं इसको हम। ठीक है, यानी कि रिएक्शन जो है इधर की ओर आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पे देखिए ए और बी मिल के क्या बना रहे हैं, सी और डी प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो मान के बाद मैं ये कहूँ कि ए और बी यहाँ पे हैं और प्रोडक्ट यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, ए और बी का कंडीशन ये है, ए प्लस बी ये, और सी प्लस डी यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो हमारा ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, इसको मैं H1 से शो कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये इनिशियल स्टेप है, यहाँ से हमारा रिएक्शन, हमारा प्रोसेस जो है शुरू हो रहा है, इसलिए इसको मैं इनिशियल H1 से शो कर दिया इसकी एनर्जी को। ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट हो गया हमारा, बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, हायर एनर्जी स्टेट बनता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट, जैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसकी एनर्जी को हम चेक कर रहे हैं, इसकी एनर्जी यहाँ पे है। ठीक है, इतनी एनर्जी है इसकी। ठीक, तो इसकी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, मान के बाद इसकी एनर्जी को मैं कह दे रहा हूँ H2। ठीक है, ये इनिशियल, ये फाइनल, ये स्टेट 1, ये स्टेट 2 है, इसलिए इसको H2 से शो किया हूँ, 2 से शो किया हूँ H2। ठीक, तो इतनी एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक, तो हम क्या कहेंगे कि इतनी एनर्जी ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, डेल H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव होगा ये। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि इनिशियल स्टेट में एनर्जी कम है, फाइनल में ज़्यादा है, तो ज़्यादा है वैल्यू में हम क्या करेंगे, कम वैल्यू को घटा रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा वैल्यू का जो भी साइन होगा वही साइन क्या होगा, टोटल डेल एच का साइन होगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू है, कम वैल्यू है, तो क्या करेंगे, ज़्यादा वैल्यू कम में घटाएंगे, पॉजिटिव में आएगा ये वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि इतनी एनर्जी क्या हो रहा है, इतनी एनर्जी रिएक्शन की जरूरत पड़ रही है, इसलिए रिएक्शन जो है एब्जॉर्ब कर रहा है बाहर से। ठीक है, यहाँ पे जस्ट उल्टा, इतनी एनर्जी वो रिलीज कर रहा था, इतनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर रहा है। समझ में आ रहा है ना, यानी कि यहाँ पे ए और बी जितनी एनर्जी में है उससे ज़्यादा एनर्जी में सी और डी है, तो इसको यहाँ जाने के लिए कितना एनर्जी जरूरत पड़ेगा, इतनी एनर्जी जरूरत पड़ेगा वो, तो इतनी एनर्जी ये लेके इतना ऊपर जंप करेगा वो। ठीक है, यहाँ पे जस्ट उल्टा था एक्सोथर्मिक में, ए बी की एनर्जी ज़्यादा था और प्रोडक्ट सी डी की एनर्जी कम था, तो ये ए बी की एनर्जी कम करने के लिए, यानी कि इसको सी डी में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इतनी एनर्जी छोड़ना पड़ेगा ए बी को, तो इतनी एनर्जी वो क्या करेगा, छोड़ देता है बाहर और वो सी डी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो यह था एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला एक टॉपिक देखते हैं, स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या होता है, स्टेट क्या होता है। ठीक, तो स्टेट हम देख रहे हैं चेंज इन द थर्मोडायनेमिक पैरामीटर लाइक टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर etc। ठीक है, यानी कि किसी सिस्टम के थर्मोडायनेमिक पैरामीटर जैसे कि टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर में कोई भी चेंज हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि एक स्टेट से सिस्टम जो है दूसरे स्टेट में चला गया। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल में शो किया हूँ कि सिस्टम यहाँ पे एक स्टेट 1 है, स्टेट 1 में क्या है, टेम्परेचर T1 V1 है। जैसे इसमें कुछ प्रोसेस हुआ, आइसोबारिक प्रोसेस है, यानी कि प्रेशर जो है कांस्टेंट है, तो कुछ प्रोसेस हुआ तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया, T2 हो गया, चेंज हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया, V2 हो गया, वो भी चेंज हो गया। तो यहाँ पे दो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर में चेंज हो जा रहा है। तो अगर किसी भी सिस्टम में उसके थर्मोडायनेमिक पैरामीटर में चेंज होता है तो हम कहते हैं कि एक सिस्टम जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला गया। तो ये वाला जो है यहाँ पे T1 V1 था, यानी कि टेम्परेचर T1 और वॉल्यूम V1 था, तो उसको हम कहेंगे स्टेट फर्स्ट। ठीक है, और कुछ प्रोसेस के बाद जब उसी सिस्टम का टेम्परेचर T2 हो गया चेंज होके और वॉल्यूम जो है चेंज होके V2 हो गया, तो उस स्टेट को हम क्या कह देंगे, सेकेंड स्टेट कह देंगे। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे हम एक इनिशियल स्टेट की बात करते हैं, एक फाइनल स्टेट की बात करते हैं। अगर इसी प्रोसेस को ध्यान से देख लो कि अगर ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रहा है तो ये वाला स्टेट फर्स्ट क्या कहलाएगा, इनिशियल, और ये वाला स्टेट सेकंड क्या कहलाएगा, फाइनल कहलाएगा। ठीक है, अगर एक से अधिक स्टेप में ये हो रहा है तो जो एक से अधिक स्टेप के बाद मतलब फाइनल स्टेप के बाद जो हमारे को एक स्टेट मिल रहा है वो हमारा फाइनल स्टेट कहलाएगा। ठीक है, एक इनिशियल होता है, एक फाइनल होता है, यानी कि जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो हमको जो स्टेट मिलता है वो फाइनल होता है। ठीक है, और प्रोसेस चालू होने से पहले हमारा जो सिस्टम है वो इनिशियल स्टेट में होता है। ठीक है, अच्छा अगर इसके बीच में जो भी चेंज हो रहा है उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या बोलेंगे, यानी कि हम बोल रहे हैं कि मान लो वन में टेम्परेचर चेंज क्या हो रहा है ये चेक करने की कोशिश करूँ, प्रेशर में क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में क्या चेंज हो रहा है ये देखने की कोशिश करूँ, तो क्या लिखेंगे, इसको कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हम बोलते हैं कि कोई भी चेंज अगर हम देखना चाहेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइनल जो हमारा वैल्यू होगा उसमें हम इनिशियल वैल्यू को घटा देंगे तो हमको उसमें से चेंज मिल जाएगा। यानी कि मान लो बात हमारे पास टेम्परेचर जो है T1 है यहाँ पे इनिशियल में और फाइनल स्टेट में टेम्परेचर क्या हो गया, T2 हो गया, तो जो चेंज होगा डेल टी वो क्या हो जाएगा, डेल टी इक्वल टू हो जाएगा T2 माइनस T1, यानी कि इनिशियल सॉरी फाइनल माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर हो जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे, चेंज इन टेम्परेचर कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अच्छा इसके आगे आएगा फंक्शंस, एक शब्द आएगा, तो फंक्शन का मतलब कुछ नहीं है, थर्मोडायनेमिक जो पैरामीटर्स हैं उसी को हम कह देंगे फंक्शंस कह देंगे। ठीक है, मोटा मोटी तौर से अगर देखा जाए तो जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स होंगे वही फंक्शन कहलाएंगे आगे। ठीक है, तो देख लेते हैं स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। ठीक है, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन हम क्या कह रहे हैं कि ऐसे फंक्शन या ऐसे प्रॉपर्टी जो प्रोसेस के सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं या फिर सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, ऐसे प्रॉपर्टीज या ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन कहते हैं। सीधी सी बात है, अगर ये प्रॉपर्टीज इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है तो ये वाला जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, इसको आगे हम क्लियर कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन से, एक डायग्राम से। जैसे मान ली की बात मैं कह रहा हूँ किसी एक कंटेनर में कुछ लिक्विड रखा हुआ है। ठीक है, और उस लिक्विड का टेम्परेचर जो इनिशियल टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, सेकंड स्टेट में लेना चाह रहा हूँ, 40 डिग्री सेंटीग्रेड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूँ, या तो मैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको इतना ज़्यादा गर्म किया अचानक, ठीक है, और कंटिन्यूअस इतना ज़्यादा गर्म किया कि सीधा सीधा किस में कन्वर्ट हो गया, 40 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यानी कि पहले 25 डिग्री सेंटीग्रेड था लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया, उसके बाद कितना हो गया, 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि सबसे पहले मैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको थोड़ा सा हीट किया और पहले 30 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको कन्वर्ट किया, यानी कि टेम्परेचर को 30 डिग्री सेंटीग्रेड होने दिया। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा फिर से हीट किया और उसको 35 डिग्री सेंटीग्रेड होने दिया। ठीक है, दो बार हो चुका, दो स्टेप हो चुका। तीसरे स्टेप में मैं क्या किया,
फिर से थोड़ा सा हीट किया और 35 डिग्री से फाइनल 40 डिग्री सेंटीग्रेड में प्राप्त कर लिया लिक्विड का टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे दो मेथड हुई। ठीक है, एक मेथड में तो एक ही स्टेप में मैं बढ़ा दे रहा हूँ, 40 डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, और दूसरे स्टेप में क्या कर रहा हूँ, उसको स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ दूसरे मेथड में। ये मेरा एक पाथ हो गया, पाथ 1 कह रहा हूँ मैं इसको, ये मेरा एक पाथ हो गया, इसको मैं पाथ 2 कह रहा हूँ। दोनों में हो क्या रहा है, टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज हो रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज मैं कैसे निकालूंगा, टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ मैं कैसे निकालूंगा, मैं निकालूंगा टेम्परेचर चेंज यानी कि T1 इनिशियल माइनस T2 फाइनल। यहाँ भी वैसे T1 इनिशियल माइनस T2 फाइनल, यानी कैसे निकालूंगा, डेल टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, इस तरीके से निकालूंगा, यानी कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे देखो किसी भी जगह यहाँ पे कितनी बार हीट दिए और कैसे हीट दिए इस पर कोई डिपेंड नहीं कर रहा है टेम्परेचर चेंज जो है। टेम्परेचर चेंज तो इसी पे डिपेंड कर रहा है कि फाइनल टेम्परेचर क्या है और इनिशियल टेम्परेचर क्या था, इन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहे हैं। यहाँ पे आप चाहे अचानक से उसको गर्म कर दो, एक साथ उसको गर्म कर दो, या फिर धीरे धीरे करके गर्म करो उसको, एक एक स्टेप बाय स्टेप गर्म करो, 5-5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते जाओ, या फिर एक साथ सीधा सीधा बढ़ा दो। ठीक है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड 40 बढ़ा दो उसको, तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा टेम्परेचर चेंज। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर चेंज क्या होगा, एक टाइप का स्टेट फंक्शन होगा। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर जो है ये स्टेट फंक्शन हो गया, वॉल्यूम भी क्या होगा, स्टेट फंक्शन हो जाएगा, प्रेशर भी क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन हो जाएगा। इस टाइप से इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब एक टाइप के स्टेट फंक्शन हो जाएंगे। यानी ये सारे के सारे क्या करेंगे, ये इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में क्या चेंजेस हुआ उस पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, ना कि पाथ पे, कैसे करा रहे हैं रिएक्शन को, किस मेथड से करा रहे हैं, किस तरीके से करा रहे हैं, उस तरीके पे ये डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसको और तरीके से समझ लो। मान ली बात देखो, आपको किसी जगह पे जाना है, किसी एक शहर से दूसरे शहर जाना है, तो उसके दो रास्ते हो सकते हैं। जनरली किसी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए दो रास्ते होते हैं, तो आपको दोनों रास्ते में अलग अलग जो है वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर एनर्जी की बात की जाए तो आप जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ की एनर्जी और जहाँ पहुँचे वहाँ की एनर्जी को हमको चेक करना है कि कितना एनर्जी आपके में बचा हुआ है, फिर कितना एनर्जी आपके में चेंज हुआ है। इसको आपको अगर निकालना है तो क्या करेंगे, जहाँ पहुँचे वहाँ की एनर्जी, मतलब जहाँ से चालू किए थे वहाँ की एनर्जी, इन दोनों की एनर्जी को डिफरेंस ही क्या होगा, एनर्जी चेंज होगा। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। आगे देखते हैं, इसका एक और फंक्शन है पाथ फंक्शन। ठीक है, देख लेते हैं पाथ फंक्शन बी। पाथ फंक्शन क्या कहेंगे कि ऐसे फंक्शन जो इट ओनली डिपेंड्स ऑन path of the system, path of the process कह सकते हैं, of the process। ठीक, यानी कि ऐसा फंक्शन जो किसी प्रोसेस के पाथ पे डिपेंड करते हैं, उसके मेथड के, उसके तरीके पे डिपेंड करते हैं, उसको हम क्या देते हैं, पाथ फंक्शन। इट डज नॉट डिपेंड ऑन स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, मतलब ये सिस्टम के स्टेट पे डिपेंड नहीं करेगा, अवस्था पे डिपेंड नहीं करेगा क्या है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा उस पाथ से, उस तरीके से जिससे आप रिएक्शन करा रहे हैं, जिस तरीके से आप रिएक्शन करा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि किसी रिएक्शन को हम करा रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं या फिर एक्सप्लेनेशन हम ले रहे हैं। अच्छा, एग्जाम्पल में तो ये क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल में आ जाएगा हीट और उसके साथ साथ वर्क। ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों जो हैं पाथ फंक्शन होते हैं। हीट जो है पाथ फंक्शन होता है और वर्क भी क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। एक्सप्लेनेशन देखो, ठीक है, एक्सप्लेनेशन या तो हम क्या कर रहे हैं, ए से हमको डी प्राप्त करना है प्रोडक्ट। ये दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, दो या क्या दो से अधिक तरीके से हो सकता है। तो सबसे पहला देखो, मान ली बात मैं क्या करूं, सीधा सीधा एक तो तरीका यही हो गया
कि मैं क्या किया, ए से सीधा सीधा डी प्रोडक्ट में प्राप्त किया, ए से डी हमको बनाना है तो सीधा मैं क्या कर दिया, रिएक्शन करा दिया, ए से सीधा क्या मिल रहा है हमको, डी मिल रहा है। दूसरा ये हो सकता है कि ए से सबसे पहले मैं क्या कर दिया, बी बनाया, बी से मैं क्या बनाया, सी बनाया, और सी से क्या बनाया, डी बना दिया। एक तरीका ये हो गया। तीसरा ये तरीका होगा कि ए से सबसे पहले मैं बी बनाया और बी से सीधा सीधा मैं डी बना दिया, ये भी एक तरीका हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हीट और वर्क जो है इस तरीके पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कितना हीट चाहिए, कितना क्या होगा। तो यहाँ पे हो सकता है इसमें ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा हो, ए से बी, ए से डी बना रहे हैं तो इसमें जो है कम वर्क करना पड़ रहा हो, या फिर उल्टा इसमें कम वर्क करना पड़ रहा हो, जल्दी हो जा रहा हो, ए से सीधा सीधा डी मिल रहा है। हो सकता है इसमें ज़्यादा हमको वर्क करना पड़ रहा हो, W1, W2, W3 ऐसा। तो वर्क क्या होता है, वर्क जो टोटल वर्क होगा या फिर टोटल हीट होगा वो पाथ पे डिपेंड करता है कि कैसे आप पाथ यूज कर रहे हो, कौन सा तरीका यूज कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसे चीज़ों को हम क्या बोल देंगे, पाथ फंक्शन बोल देंगे। ठीक है, पाथ फलन बोल देंगे। दूसरा इसमें अगर डेली लाइफ में इसका एग्जांपल लेते हैं तो मान के चलो कोई एक आप पहाड़ चढ़ रहे हैं, ठीक है, रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, आप किसी पहाड़ को चढ़ रहे हैं, तो पहाड़ चढ़ने के लिए आप दो तरीका यूज कर सकते हैं। या तो आप क्या करेंगे, इस पहाड़ को इस टाइप से घूम के चढ़ सकते हैं। ठीक है, पहाड़ को क्या करेंगे, पूरे पहाड़ में घूमते हुए इस टाइप से ऊपर चढ़ सकते हैं, या तो पहाड़ को आप डायरेक्ट ऐसे चढ़ सकते हैं। ठीक है, सीधे स्ट्रेट आप पहाड़ चढ़ सकते हैं। तो दो तरीका आप यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों में सीधी सी बात है, हमको अलग अलग वर्क करना पड़ेगा। हो सकता है हम सीधा चढ़ेंगे तो ज़्यादा थक जाएं, लेकिन अगर घूम के चढ़ते हैं पहाड़ के ऊपर चोटी तक घूम के जाते हैं तो हो सकता है हम कम थकें उसमें, क्योंकि हम आराम से जा रहे हैं घूमते हुए। और सीधे चढ़ रहे हैं तो ज़्यादा ढलान है, हमको ज़्यादा चढ़ना पड़ रहा है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो हम ज़्यादा थक जाएंगे। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हीट और वर्क ये दोनों चीज़ें कैसा हो जाएगा, पाथ पे डिपेंड करेगा। अच्छा, हीट को यहाँ पे कैसे समझा सकते हैं, हो सकता है आप सीधे चढ़ेंगे तो आपका बॉडी जो है ज़्यादा हीट हो रहा हो क्योंकि ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और अगर आप घूम के चढ़ रहे हैं, इस पहाड़ की चोटी तक जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हो सकता है आपको हीट कम हो, आपका बॉडी जो है क्योंकि कम वर्क करना पड़ रहा है। तो ये दोनों तरीके पे डिपेंड करेगा यहाँ पे, हीट और वर्क। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एनर्जी की बात करेंगे तो कैसे बोलेंगे कि आप अगर यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले आपके पास कितनी एनर्जी थी और पहाड़ चढ़ने के बाद, चोटी में पहुंचने के बाद आपकी एनर्जी क्या है। ठीक, इस पे डिपेंड करेगा एनर्जी कितना खर्च हुआ। अगर इसको हम अगर चेक करना चाहें तो कितना एनर्जी चेंज हुआ आपके बॉडी में, ये चेक करना चाहें तो आप स्टार्ट कहाँ से किए थे, आपके पास कितनी एनर्जी थी, और चोटी को चढ़ने के बाद कितनी एनर्जी बची हुई है, उन दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाएगा, एनर्जी चेंज कहलाएगा आपकी बॉडी में। ठीक, तो इस तरीके से हम स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन को समझ सकते हैं। ठीक है।